अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप इस ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं मात्र 1 मिनट में। जी आपने सही सुना, अगर किसी भी खबर को आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं जाकर के तो आपसे 4 से 5 मिनट टाइम ले लिया जाता है, 3 मिनट तो ही लिया जाता है। लेकिन केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाती है, वो भी वीडियो के द्वारा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए मात्र 1 मिनट में। तो चलिए फिर बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज की। दोस्तों बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर व्यक्तिगत हमले से आहत आरजेडी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। आरजेडी के कई महिला प्रवक्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा ने कहा है कि चौधरी के बयान से कुशवाहा समाज आहत हुआ है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा है कि सम्राट को राजद ने जब कम उम्र में विधायक बनाया था तो फिर क्या सम्राट ने अपने माता पिता को गिरवी रखा था। जब मंजरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के बयान से महिलाओं को लेकर के भाजपा की मानसिकता सामने आई है, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज भाजपा को जरूर देगा। या वहीं प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने मातृत्व शक्ति को गाली दी है। शायद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने की महिलाओं का अपमान उन्हें गाली देना ही अहर्ता है। उन्होंने कहा है कि बिहार की आधी आबादी भाजपा को नकारती है। उन्होंने कहा है कि बिहार के कोने कोने से माँ बहन बेटियां और फिर बहु भाजपा और सम्राट के खिलाफ खड़ी रहेगी। वहीं पर सम्राट के बयान की आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, चितरंजन गगन और एजाज अहमद ने भी कड़ी निंदा की है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला फाइनल होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को दनादन टिकट दे रहे हैं। टिकट बंटवारे पर पार्टी के अंदर भगदड़ शुरू हो गई है। राजद के बिहार प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज विनोद यादव ने सभी पदों से सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें बगावत का ऐलान किया है। दरअसल कई दिनों से चर्चा थी कि आरजेडी विनोद यादव को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। उन्हें नवादा सीट से टिकट दिए जाने की बात कही जा रही थी। जब मीडिया में ये खबर सुर्खियों में थी, लेकिन राजनीति के जादूगर लालू प्रसाद यादव ने कुछ और फैसला ले लिया है। उन्होंने नवादा से श्रवण कुशवाहा का नाम फाइनल कर दिया है। जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज विनोद यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जनसुराज के सूत्रधार प्रसाद किशोर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बुलाए या फिर किसी और को, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है, उस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जाँच हो, उसको सजा मिले। जनता को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जाँच चल रही है वही आदमी पलट करके अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो फिर जाँच रुक जाएगी। यह लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल टीएमसी के खिलाफ जांच चल रही है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो फिर जांच होनी चाहिए। प्रसाद किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान आगे कहा कि मान लीजिए कि ये भी तर्क मान लेता हूं कि सब ईमानदार लोग भाजपा में ही हैं, सारे चोर विपक्ष में हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस भी पक्ष के आदमी पर आप संज्ञान लेकर के चल रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर के वही भाजपा ज्वाइन कर ले तो फिर वह साधु हो जाएगा, यानी कि वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। दिक्कत इस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वह आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो फिर भाजपा ज्वाइन कर लेने भर से हुए कैसे साफ हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। जब तब लोगों के मन में ये बात आती है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आप जांच के लिए नहीं बल्कि उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई भी आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन डिमांड जारी है। जिस सूत्रों के अनुसार भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने गुरुवार की देर रात राबड़ी आवास जाकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार अजीत शर्मा ने लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया है कि भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया जाए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अपनी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा को भागलपुर से कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आपको बता कि अभी भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी। अभी इस सीट से जेडीयू से अजय मंडल सांसद हैं। महागठबंधन में 2014 में और 2019 में आरजेडी के पास ये सीट थी। आरजेडी से 2014 से सांसद है।
दोस्तों, होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार होली कब है, किस तारीख को होली पड़ेगी, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि होली का पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। जब पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और फिर अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस साल लोगों को होली की तारीख को लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको लेकर के लोग संशय में हैं कि किस दिन होली का दहन होगा और किस दिन होली खेली जाएगी। आपको बता दूं कि इस साल 2024 में बिहार में होली का दहन 24 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा और रंगों वाली होली 25 मार्च दिन सोमवार को खेली जाएगी। वहीं पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि दिन रविवार 24 मार्च को रात 9:54 पर शुरू हो रही है, जब अगले दिन दोपहर 25 मार्च को 12:29 तक रहेगी। आपको बता दो कि होली का दहन यानी कि छोटी होली 24 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी। होली का दहन करने के लिए इस बार करीब 1 घंटे तक का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि फिर पूर्णिमा के दिन भद्रकाल लग जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रकाल 11:13 तक रहेगा। भद्रकाल खत्म होने के बाद होली का दहन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी के किडनी वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी की महिला मोर्चा ने जहां कमान संभाल ली है, तो वहीं पर अब खुद इस मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। जहां रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें अपने पापा को अपनी किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। जब अपने परिवार और फिर अपने जन्मभूमि बिहार के लिए तो मैं रोहिणी अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार है। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट में कहा है कि लालू जी की बेटी हूँ, ओछी सोच और फिर ओछे चरित्र वालों की हर छोटी ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। रोहिणी ने एक और पोस्ट में कहा कि जन्म दिया है जिस माता पिता ने मेरा रोम रोम उनका कर्जदार है, भगवान से भी बड़ा दर्जा उनका, मैं तो सिर्फ उनके विस्तार हूँ। पितृदेव भव मातर देव भव, ये कहना है रोहिणी आचार्य का। दरअसल बात यह है कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिकट बेचने में माहिर है। लालू जी ने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, जब पहले किडनी लिए फिर टिकट दिए। अब सम्राट के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के गया लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बृहस्पतिवार को इसको लेकर के घोषणा भी कर दी है। गया स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मांझी की उम्मीदवारों को उनके बेटे और राज्य मंत्री संतोष सुमन ने मंजूरी दे दी है। सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार में अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला की घोषणा कर दी थी, जिसके तहत बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा 17 पर और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट दी गई है गया, और उस गया सीट से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से करोड़ों की लागत से बन रहा पुल धराशायी हो गया। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के सुपौल में 1200 करोड़ की लागत से बन रहा पुल गिर गया है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं पुल के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए हैं। आपको बता दूं कि मधुबनी के भेजा और फिर सुपौल के बेकर के बीच देश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा था, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना थी। वहीं ये पुल धराशायी हो गया है। इस पुल का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा था। इस पुल के बन जाने से सुपौल और मधुबनी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से घट करके 70 किलोमीटर हो जाती, जिससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन आज सुबह मिली जानकारी के अनुसार ये पुल गिर गया है। इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का जमावड़ा है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि जो लोग अपने परिवार से आगे नहीं सोच सकते, समाज और राष्ट्र के लिए कोई भी दृष्टिकोण नहीं रखते, वे भला कैसे कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का जमावड़ा है और वे सभी अपने निजी हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से विफल हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया है कि उसने जनता का विश्वास खो दिया है, वह अनिश्चित स्थिति में है और फिर चुनौतियों से निपटने के लिए दूसरों के समर्थन पर निर्भर है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खो दिया है, जब उसकी हालात खराब है और वे दूसरों के अधीन रहकर ही नदी पार करना चाहते हैं। जब विपक्ष की आलोचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी एक बड़े मिशन पर है, जो दोनों पक्ष के बीच अंतर को दर्शाता है।
दोस्तों अब समय आ गया है कि हम जल का संरक्षण करें, जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। बिहार जल संकट की ओर बढ़ता जा रहा है, जहां उत्तर बिहार के जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी इसके मुहाने पर खड़े हुए हैं। स्थिति यही कि दरभंगा के बेनीपुर, बिरोल, घनश्यामपुर, तारडी, गौरा, बोराम, अलीनगर प्रखंड में सबसे अधिक आर्सेनिक पाया गया है। जैसे समस्तीपुर के उज्जारपुर प्रखंड में भूगर्भ जलस्तर 6 फीट 3 इंच नीचे चला गया है। यहाँ आर्सेनिक की मात्रा 800 ppb तक मिली है। पूर्वी चंपारण जिले में 47 नदियां गुजरती है, लेकिन छोरा, दानव, रक्सौल, आदानपुर तथा सदर थाना क्षेत्र के धुर लखोरा में 2023 की गर्मी में हाहाकार मचा था। जल स्तर गिरने से चापाकल तक सूख गए थे। यही हालात रहा तो फिर 2050 आते आते जरूरत का आधा पानी भी नहीं मिलेगा। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष रहे अशोक कुमार घोष का कहना है कि बिहार में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है। अशोक कुमार घोष की इस चिंता की पुष्टि बिहार सरकार के आंकड़े भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि रोड मैप के अनुसार 2023 में वैज्ञानिक विशेषज्ञों का पटना में जुटान हुआ था। इसमें आकलन किया गया था कि बिहार को 2050 तक 1,45,048 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी, जब बिहार के पास अभी पानी की उपलब्धता 1,32,175 MCM है। यानी कि वर्तमान जल स्तर को बनाए रखें तो भी 2050 आते आते 12,873 मिलियन क्यूबिक पानी सतही जल कम पड़ जाएंगे। यह डॉक्टर घोष के अनुसार जल संरक्षण, वाटर रिसर्च और फिर जन जागरूकता ही विकल्प है। जन भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। बिहार में जल स्रोत बढ़ती आबादी के लिहाज से कम है। दोस्तों बिहार में महागठबंधन में इंडिया महागठबंधन में सीट बंटवारे नहीं हो रही है। जब सीट बंटवारे नहीं होने से अब दूसरे पक्ष के लोग भी मजा लेने लगे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने INDIA यानी इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के मचे घमासान पर वार किया है। मंगल पांडे ने कहा है कि ये अलग बात है कि इंडिया के नेता सब ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर रार बरकरार है। मंगल पांडे ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के RJD ने अपने प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांट करके कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। अब सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस राजद के आगे घुटने टेकने को मजबूर है, तो फिर इन दोनों के झगड़े में वाम दल मुख्य दर्शक बना है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये राजद कांग्रेस की मांग से सहमत नहीं है और न ही उसके हिसाब से सीट कांग्रेस को दी जाएगी। मंगल पांडे ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के NDA ने अपने प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांट करके कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। अब सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस RJD के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। दोस्तों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नए फरमान के बाद आंदोलन पर उतरे छात्र छात्राओं को डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बड़ा आश्वासन दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इंटर के जो छात्र छात्राएं अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें वापस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। जब बड़ी संख्या में छात्राओं ने आज डिप्टी CM सम्राट चौधरी का घेराव किया था, उसके बाद डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया है। दरअसल पटना के वीर चंद्र पटेल पथ पर आज सुबह से ही छात्र छात्राओं का प्रदर्शन चल रहा था। इसी सड़क पर बीजेपी के साथ साथ JDU और फिर RJD का कार्यालय है। छात्र वहां पर धरना पर बैठ गए थे। इसके कारण ट्रैफिक जाम लग गया था। जब प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं की पुलिस से झड़प भी हुई थी। छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई है। इस दौरान बीजेपी ऑफिस पहुंचे डिप्टी CM सम्राट चौधरी का छात्राओं ने घेराव कर दिया। छात्राओं की बात सुनने के बाद सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि इंटर के जो छात्र छात्रा अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें वापस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। बिहार सरकार ने सिर्फ स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई होने का फैसला किया है, उसे अगले सत्र से लागू किया जाएगा। अभी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें वहीं पढ़ने दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के छात्र और छात्राएं पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में छात्र छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन करने के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव कर दिया था। गुरुवार को हंगामे के दौरान कुछ छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद कुछ छात्राएं सड़क पर भी बैठ गई। छात्राओं का कहना है कि 11वीं की पढ़ाई कॉलेज में कर चुकी है, वहाँ 12वीं में एडमिशन भी ले चुके हैं और फीस भी जमा दे चुके हैं। अब सरकार कह रही है कि स्कूल में पढ़ने जाओ, कॉलेज से नाम। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में इंटर की पढ़ाई अब केवल इंटर स्तरीय स्कूलों में ही होगी। जब पहले +2 स्कूल तक की पढ़ाई कॉलेजों में होती थी, अब ये बंद कर दी गई है। जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि कॉलेज में 11वीं की पढ़ाई कर चुके छात्रों को 12वीं की पढ़ाई के लिए वापस स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। इससे छात्र छात्राओं में उग्र हो उठी है। दोस्तों 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में इस बार फिर से बाहुबलियों की सक्रियता बढ़ गई है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए बाहुबलियों की तैयारियां बढ़ गई है, तो फिर लगभग हर पार्टियों ने उनके लिए अपने दरवाजे भी खोल दिए हैं। या कोई बाहुबली टिकट के लिए विलय कर रहा है, तो फिर कोई वरमाला पहना रहा है, जबकि कई बाहुबली इसके लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। बिहार की राजनीति में हर चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। इस बार भी लगभग वैसा ही नजारा है, जब बाहुबली अभी से ही ताल ठोकने में लगे हुए हैं। बुधवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। चर्चा है कि
पप्पू यादव पूर्णिया से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। पप्पू यादव को शामिल करने को लेकर के कांग्रेस के अंदर विरोध भी हुआ था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। पप्पू यादव 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। सीमांचल में पप्पू यादव का बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के अनुसार पप्पू यादव की कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। जेडीयू की एनडीए में जाने के बाद अगर पप्पू यादव की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो फिर नुकसान आरजेडी या फिर यूं कहे कि इंडिया गठबंधन को ही उठाना पड़ सकता है। पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत पहले से ही कर रहे थे, जब कुछ दिन पहले ही पूर्णिया में बड़ी रैली भी की थी। दोस्तों, कल बिहार के सभी जिलों में तेज हवा के साथ प्री मानसून की झमाझम बारिश हुई है, जहां इसके कारण बिहार में दिन के तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। गुरुवार को भी राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन उनकी सक्रियता बुधवार की तरह नहीं रही। आपको बता दूं कि आज 23 मार्च से बिहार के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। पिछले 2 दिनों में कई शहरों का मौसम मानसून जैसा हो गया। अलग अलग इलाकों में कल दिन भर रुक रुक करके बारिश होती रही। बारिश की वजह से नमी 93% तक पहुंच गई। जब बारिश की वजह से लोगों को देर रात तक ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों से बिहार के कई इलाकों में बारिश होने की वजह से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। आज भी बिहार में हल्की बारिश होने की संभावना है। 2 दिनों के बाद बादल छाएंगे, फिर लगातार 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दूं कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज में कल उच्चतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच था। वहीं पर बुधवार को इन सभी जगहों में उच्चतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं पर सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार के कई ऐसे जगह हैं जहां पर बेमौसम बारिश से कुछ फसलों को नुकसान हुआ है, तो फिर वहीं पर कुछ फसलों को नुकसान पहुंचने से बच गया है, यानी कि फायदा हुआ है। लोगों के माने तो आम, लीची आदि की मंजर को नुकसान पहुंच सकता है। तेज हवा एवं बारिश होने से मंजर झड़ गया है। वहीं पर खेतों में लगी गेहूं, मक्का सहित अन्य साग सब्जी को फायदा पहुंच सकता है। किसानों ने यह भी बताया है कि अगर ज्यादा तेज हवा और फिर मूसलाधार बारिश होगी तो फिर गेहूं के फसलों को नुकसान पहुंच सकती है। किसानों ने बताया है कि बड़ी मेहनत से खेतों में फसल को बोते हैं, लेकिन प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है। प्रकृति की मार झेलने का किसानों की नीति बन चुकी है। पप्पू यादव कांग्रेस में आए और साथ में टेंशन लाए। जहाँ ये कहना मेरा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेताओं का कहना है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर बगैर नाम लिए हुए लिखा है कि यह कहावत सच है कि डूबते को तिनके का सहारा लेना पड़ता है, किंतु देश में और न ही बिहार में कांग्रेस पार्टी डूबती हुई पार्टी है। उन्होंने कहा है कि फिर भी न जाने क्यों कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की असहमति के बावजूद भी विवादित लोगों को महिमा मंडन करके लोकसभा की सीट के साथ सदस्यता दिलाई जा रही है। शर्मा ने INC इंडिया के आधिकारिक एक्स हैंडल के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें लिखा है कि जाप, सेवा, न्याय और फिर संघर्ष के लिए जानी जाती है। जब पूर्णिया संसदीय सीट पर द्वितीय चरण में चुनाव होना है, जब होली के तुरंत बाद यानी कि 28 मार्च से यहाँ नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके चलते अब महासंग्राम की धुंधली तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो चुकी है। पूर्णिया से पूर्व में 3 बार सांसद चुने जाने वाले पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय के बाद महागठबंधन प्रत्याशी को लेकर के सस्पेंस दूर होने लगा है। आपको बता दूं कि सीट बंटवारे का विधिवत ऐलान बाकी है, लेकिन कांग्रेस पूर्व से पूर्णिया सीट के लिए मजबूत दावेदारी कर रखी है। कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व से पप्पू यादव यहां लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं। जय जन अधिकार पार्टी के संरक्षक के रूप में कई बार हर हाल में पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी कांग्रेस में एंट्री से यह संभावना और भी बलवती हो गई है कि यहां महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस में ही इस मुद्दे पर मतभेद सामने आई है। जब कांग्रेस के एक सीनियर नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी को जातीय जनगणना की मांग नहीं करनी चाहिए, इससे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान होगा। कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति का समर्थन नहीं किया है। आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर के जातीय जनगणना की मांग पर अपनी आपत्ति जताई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग को पार्टी के पूर्व नेताओं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अनादर करने के रूप में गलत समझा जा सकता है। आनंद शर्मा ने याद दिलाया है कि इंदिरा गांधी की 1980 में ना जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा दिया था। 1990 में राजीव गांधी ने जातिगत जनगणना को चुनावी फैक्टर बनाने का विरोध किया था। शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक पद से हटना देश भर के कई कांग्रेसी पुरुषों और फिर महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। इस पर विचार करने की जरूरत है। यानी कि आनंद शर्मा का साफ साफ कहना है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए, जो कि कांग्रेस के नेता है खुद आनंद शर्मा।
दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव अनकरीब है, ऐसे में अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं बाइक लेकर के, गाड़ी लेकर के, या फिर ऐसे ही कहीं जाते हैं और बाहर जाकर के आप हुड़दंगगिरी करते हैं तो आपको होशियार हो जाइए, नहीं तो फिर आपको महंगा पड़ सकता है। आपको बता दूं कि चुनावी माहौल में भी सड़क सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन और फिर पुलिस की नजर रहेगी। इसके लिए ई चालान की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से चालान करके जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को SBI के द्वारा 5G युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी विदेश में जाना चाहते हैं कमाई करने के लिए तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दूं कि युवाओं को रसिया समेत कई देशों में 800 से $900 प्रति महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर के लाखों ठगी करने वाला 3 कबूतरबाज फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 5 पीड़ितों की संयुक्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि कुछ अन्य पीड़ितों की तरफ से और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। आपको बता दूं कि शहर कोतवाल केसी भट्ट ने बताया है कि मोनिस इमरान निवासी और कई सारे लोग ने तहरीर दी है। कहा कि उन्होंने गूगल पर वर्ल्ड टूरिज्म नाम से विज्ञापन देखा। जब विज्ञापन में कार्यालय का पता चक्करा रोड गोयल स्टूडियो प्रथम तल पर दिया गया। जब पीड़िता ने दफ्तर जाकर के संपर्क किया तो फिर वहां फैजी खान, नीतीश आलमदार मिले। तीनों ने पीड़ित को रसिया में स्टोर कीपर और फिर एल्युमिनियम फैब्रिकेटर पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। जब पीड़ितों से 1,80,000 रुपए से 2 लाख रुपए प्रति युवा से लेकर के फर्जी नियुक्ति पत्र, वीजा और 15 मार्च का फ्लाइट का टिकट थाम दिया गया था। पीड़ितों ने टिकट चेक कराया तो फिर फर्जी थे। इसके बाद वीजा की जांच कराई तो फिर उसका वीजा भी फर्जी होने का पता चला। तब पीड़ितों ने आरोपी से संपर्क किया तो फिर वे गाली गलौज करने लगे। इसके बाद अपने दफ्तर बंद करके फरार हो गए। जब तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में अगर आप भी देश जाते हैं कमाई करने के लिए तो आप होशियार हो जाइए। दोस्तों अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त निर्देश के बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। जी हां, सरकारी विद्यालय में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। इसके बाद इस मामले में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र नाथ अर्लेकर ने बिना नाम लिए ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर तल्ख टिप्पणी की है। जब बिहार के राज्यपाल ने भागलपुर में TMBU की सीनेट की बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बिना किसी ठोस वजह के 3 दिन स्कूल नहीं आने वाले स्टूडेंट का नाम काट दिए गए। जब क्या किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? बच्चों से ये सवाल किया जाना चाहिए था, ना कि कहीं उनके घर में कोई परेशानी हो तो नहीं है। राज्यपाल ने कहा है कि आज हम शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। लाखों बच्चों के नाम इसलिए काट दिए गए हैं क्योंकि वे 3 दिन से अधिक स्कूल से गायब रहे। ऐसा करके क्या हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे? ये गर्व की बात नहीं बल्कि ये शर्म की बात है। राज्यपाल ने कहा है कि बड़ी संख्या में एडमिशन लेने के बावजूद भी ये भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या हमने ये जाने की प्रयास किया कि आखिर उनके साथ क्या मजबूरी है? हमने उनके घर जाकर के ये देखने की कोशिश किया कि उनके घर वाले क्यों नहीं स्कूल भेज पा रहे हैं? क्या हमने कभी ये प्रयास किया कि हम उन बच्चों को किस तरह से मदद कर सकते हैं? अगर ये काम करते तो फिर इसको कहते हैं हम शैक्षणिक वातावरण। अगर ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है। इसी क्रम में 1 अप्रैल से रेलवे खाने से लेकर के टिकट, जुर्माने और फिर पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। खास बात यही कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को भी रेलवे अब QR कोड स्कैन करा करके जुर्माना वसूलेगा। जी हाँ, हालांकि रेलवे की ओर से इस कदम से यात्रियों को सहूलियत भी होगी। जहाँ अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और उसके पास यात्रा के दौरान कैश नहीं है तो वह डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेगा। इसके लिए रेलवे चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन देगा। देश के कई स्टेशनों पर चेकिंग स्टाफ के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन पहुंच गई है, जब बाकी जगहों पर भी जल्द इसे शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जहां इसके जरिए ट्रेन में चलने वाले सभी TTE किसी भी यात्री से ऑनलाइन जुर्माना वसूल सकेंगे। इसके लिए यात्री को मशीन में लगे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा। रेलवे के इस कदम से पारदर्शिता आएगी और फिर टिकट चेकिंग स्टाफ पर लगने वाले जबरन उगाही के आरोप से भी बचा जा सकेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के लिए जनसुराज का रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है। जनसुराज पार्टी को सेब यानी कि एप्पल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी को सिर्फ बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए सेब चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, यानी कि एप्पल। इसके बाद अब इस पार्टी की ओर से बिहार की 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने पर सेब का चुनाव चिन्ह मिलेगा। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को आवंटित चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जनसुराज पार्टी को सेब
यानी कि एप्पल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। हालांकि बिहार में प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज दल की ओर से इसको लेकर के अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज को पार्टी बनाने की घोषणा पटना में 5 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। या उस दिन उन्होंने कहा था कि जनसुराज पार्टी बननी ही है। या इसमें कोई इफ बट और किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। जब पार्टी कोई भी व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। जब बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों और फिर नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके मदद की जाएगी ताकि वे दल बनाएं। जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि नया दल, नया विकल्प बने, इसीलिए मैं ये प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने आपको जो आंकड़ा दिया है कि बिहार में 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि यहाँ नया दल, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए। उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि आप चाहते हैं कि नया दल बने, तो फिर उसमें कंधा भी लगाओ। जब कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार किए गए, यदि 100 लोगों में से एक आदमी भी तैयार हो जाए, तो फिर पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस दल को बनाने के लिए संस्थापक सदस्य बनेंगे। यही प्रयास है। दोस्तों, एक तरफ जहां कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर के फाइनल सहमति नहीं बन पाई है, वहीं राजद लगातार सीटों का ऐलान कर रहा है। यह जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र सीट पर इस बार फिर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दो कि मीसा भारती पिछले 2 बार से पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही है, पर दोनों ही बार हार हुई है। इस बार मीसा भारती एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार और राजद के पुराने नेता रहे रामकृपाल यादव से आमना सामना होगी। रोहिणी आचार्य का भी राजनीतिक प्रवेश होने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि लालू की पुत्री रोहिणी आचार्य का भले ही अभी राजनीतिक प्रवेश नहीं हुआ हो, पर सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज उठाती रही है। रोहिणी आचार्य उस वक्त बेहद चर्चा में आई थी जब अपने पिता को किडनी डोनेट किया था। जहां लालू प्रसाद यादव की किडनी खराब होने के बाद ट्रांसप्लांट कराने अपने बेटी रोहिणी आचार्य के पास सिंगापुर गए थे। वहाँ बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी को डोनेट किया था, अपने पिता को अपनी किडनी दिया था। जब पिता को किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी आचार्य की छवि बेहद मजबूत और समर्पित महिला के रूप में सामने आया था। जब लालू भी कई बार मंच से बोल चुके हैं कि रोहिणी ने मुझे नया जीवन दिया है। अब लालू चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य के लिए राजनीतिक जीवन में प्रवेश का सबसे सही मौका है। इसी कारण रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में लालू छपरा से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पत्रकारों को दिए गए बयान में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि टिकट बेचने में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी नहीं छोड़ा। पहले अपनी बेटी की किडनी ली और फिर उसके बाद उसे लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया। सम्राट चौधरी इतने पर नहीं रुके। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा हो, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद आरजेडी ने तेवर दिखाते हुए इसी भाषा में पलटवार किया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहां उनको खुद नहीं पता रहता है कि वे क्या बोल रहे हैं। जहां वे खुद नाबालिग थे और लालू के पास आए थे, जब लालू की पाठशाला में पढ़े और बालिग हुए, लालू ने उनको आगे बढ़ाया। बीजेपी में जाकर के सम्राट चौधरी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर के अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया है। रोहिणी ने अपना फर्ज अदा किया है। दोस्तों, बिहार के सुपौल में पुल धंसने से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवजा दिलाया जाएगा। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के सुपौल पुल हादसे को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पुल का गिरना एक परंपरा बन गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी है। सुपौल में कोसी नदी पर भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा देश के सबसे बड़े पुल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार को गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 9 लोग घायल होने की सूचना है। जहां स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। यह सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से तेजस्वी यादव ने सरकार के कामकाज के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुपौल मधुबनी के भेजा बकोर के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई श्रमिकों के दबने, घायल एवं मृत्यु होने की सूचना मिली है। बहुत ही दुखद है।
दोस्तों बिहार के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बीएसईबी कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीमों आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया जा सकता है आज या कल। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट result.biharboardonline.com पर फिर interbseb.com के जरिए अपना स्कोर देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दूं कि पिछले साल कुल पास हुए 83.70% उम्मीदवार था, इसमें से लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस किया था। कॉमर्स टॉपर सौम्या शर्मा और फिर रजनीश कुमार पाठक को 95 अंक मिले थे। साइंस टॉपर आयुषी नंदन ने 94.8% और फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज टॉपर मोहित दिशा ने 95% अंक हासिल किए थे। जब बिहार बोर्ड ने बताया था कि 2022 में अन्य बोर्डों के 1,13,210 छात्रों ने बीएसईबी की कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया था। दोस्तों बीपीएससी ने 5 अप्रैल को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्रायल 3 को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस संबंध में आयोग के सचिव रवि भूषण ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आयोग की 11वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को अगले आदेश तक रद्द कर दिया जाता है। अब फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी। संभावना है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले पेपर लीक की वजह से आयोग ने 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। जब पेपर लीक केस में करीब 300 कैंडिडेट्स को जेल भेज दिया गया है। ये सभी झारखंड के हजारीबाग में पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे। दोस्तों रंगों के त्योहार होली के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। राजधानी पटना का बाजार भी होली के रंग में रंग चुका है। मार्केट आकर्षक पिचकारी, मुखौटे, टोपी, फंकी लुक के चश्मे, वाटर बैलून रंग और फिर गुलाल से गुलजार हो चुके हैं। आपको बता दूं कि इस बार मार्केट में चुनाव का खुमार देखने को मिल रहा है। मोदी योगी की पिचकारी की ज्यादा डिमांड है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पिचकारी भी खास है, जो चार्ज भी होती है। कदम कुआं के दुकानदार नीलेश जैन ने बताया है कि इस बार मार्केट में इलेक्ट्रिक पिचकारी आई है, जो पूरी तरीके से बैटरी से चलती है। इसे चार्ज भी किया जा सकता है। इसमें पानी डालने के बाद ये लगातार 2 घंटे तक चलती रहेगी। इसकी कीमत 1300 रुपए है। पिचकारी दिल्ली से मंगाया गया है, क्योंकि पिचकारी के मामले में दिल्ली की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वहीं पर चूड़ी मार्केट के दुकानदार जीतू कुमार ने बताया है कि गदर 2 फिल्म के हथौड़े की डिजाइन की पिचकारी इस बार मार्केट में खास है, जिसकी कीमत 250 रुपए है। इसके अलावा मोदी पिचकारी की कीमत 310 रुपए और बैग पिचकारी की कीमत 450 रुपए। बारबी पेपा बिग बैन 10 कार्टून कैरेक्टर की बैग पिचकारी मार्केट में बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं पर बाजार में पावरफुल फॉग भी देखे जा सकते हैं। इसमें 1 या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 7 रंग एक साथ उड़ते हैं। यहाँ सूखी होली खेलने वालों के लिए विशेष तौर पर मंगाए गए हैं। युवाओं में इस कलरफुल फॉग सिलेंडर की काफी डिमांड है। जब गुलाल उड़ाने वाला ये सिलेंडर 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी में उपलब्ध है। इसकी कीमत 1500 से 2500 रुपए है। इसके साथ ही बच्चों के लिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बाघ, चिंपांजी, गुरिल्ला की शक्ल के मुखौटे मार्केट में मौजूद है। तो ऐसे में अगर आप भी होली खेलने के लिए उत्सुक हैं तो आप इस तरीके के सामान खरीद करके होली को और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बिहार आज 112 साल का हो गया है। अच्छा, गंगा, सोन और फिर पुनपुनी ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म और फिर अध्यात्म का संगम अपने प्रदेश की राजधानी रही है। जी हाँ, बंगाल से 112 साल पहले यानी कि 22 मार्च को बिहार ओडिशा प्रांत की राजधानी बनी। इससे पहले पूर्वजों ने यहाँ शिक्षण संस्थान विरासत के रूप में छोड़ गए थे। देश का पहला ताम्र डाक टिकट इसी धरती पर जारी हुआ। संपत्ति का निबंधन स्वर्ण हस्ताक्षर से होने का गौरवपूर्ण इतिहास बिहारी रहा है। इसे आगे भी गढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। आजादी की लड़ाई में बलिदान देने, किसान आंदोलन और फिर संविधान निर्माण में बिहार का योगदान रहा है। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार ने दिया है। जब लोकसभा चुनाव के कारण इस बार कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आपदा से लड़कर के खड़ा होने वाला बिहार के लिए 22 मार्च गौरवशाली दिवस के रूप में यादगार है, जो बंगाल से 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र बिहार एंड ओडिशा प्राप्त बना। आज साइकिल से स्कूल जाती आती बेटियां गाँव और शहरों को सवारती आदि आबादी सामाजिक कुरीतियों को दूर करके असामाजिक बदलाव के लिए जतन कर रही है। जब बेटियां कंधे पर बंदूक, कमर में तमंचा और अदालत में कानूनी बहस आज उनका श्रृंगार बन रही है। जब देश को आजाद करने के लिए पटना के स्कूली छात्राओं ने शहादत दी। सचिवालय के समक्ष सप्तपूर्ण बलिदान की स्मृति है। जब संविधान बन रहा था तब सचिदानंद सिन्हा का बड़ा योगदान था। आजादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद अंतिम दिनों में पटना सदाकत आश्रम में बिताया। उनका निजी बैंक खाता आज भी पटना के एग्जीक्यूशन रोड पंजाब नेशनल बैंक में स्मृति में रूप में है।
दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा, यानी कि ईडी करेगा। आर्थिक अपराध इकाई की ये मामला ईडी को सौंप दिया गया है। ईओयू ने ईडी जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को ईडी देखेगी। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई को अवैध धन के बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के सबूत मिले हैं। जहाँ आर्थिक अपराध इकाई ने धन का प्रलोभन देकर के सरकार को अस्तित्व में करने, विधायक के अपहरण और फिर मतदान के लिए प्रलोभन के लिए भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद ईओयू ने इस मामले की ईडी से जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच ईडी अपने तरीके से करेगी। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दिन जदयू के 3 विधायक सदन में देरी से पहुंचे थे। वहीं पर स्पीकर के चुनाव में जदयू के कई विधायक शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद महागठबंधन की ओर से जदयू विधायक को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए और फिर मंत्री पद का प्रलोभन दिए जाने के साथ विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण की शिकायत पूर्व मंत्री और हरला की विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन की उपज थे और अन्ना हजारे के नाम पर ही उनकी छवि बनी, लेकिन आज उन्होंने उसको भी तार-तार करने का काम किया है। जो गलती करेगा उसको उसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। जहाँ वहीं सीट शेयरिंग से पहले राजद द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के संबंध में कहा है कि महागठबंधन लालू जी के इशारों पर चलता है। लालू जी से बड़ा तानाशाह राजनेता कोई नहीं है। आज उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए और कांग्रेस उनके दरवाजे पर जाकर के दस्तक दे रहे हैं और याचना कर रही है। यह लालू प्रसाद यादव सदैव अपनी मनमानी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, रंगों के त्योहार होली के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। राजधानी पटना का बाजार भी होली के रंग में रंग चुका है। मार्केट आकर्षक पिचकारी, मुखौटे, टोपी, फंकी लुक के चश्मे, वाटर बैलून, रंग और फिर गुलाल से गुलजार हो चुके हैं। आपको बता दूं कि इस बार मार्केट में चुनाव का खुमार देखने को मिल रहा है। मोदी योगी की पिचकारी की ज्यादा डिमांड है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पिचकारी भी खास है, जो चार्ज भी होती है। कदम कुआं के दुकानदार नीलेश जैन ने बताया है कि इस बार मार्केट में इलेक्ट्रिक पिचकारी आई है, जो पूरी तरीके से बैटरी से चलती है। इसे चार्ज भी किया जा सकता है। इसमें पानी डालने के बाद ये लगातार 2 घंटे तक चलती रहेगी। इसकी कीमत 1300 रुपए है। पिचकारी दिल्ली से मंगाया गया है, क्योंकि पिचकारी के मामले में दिल्ली की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वहीं पर चूड़ी मार्केट के दुकानदार जीतू कुमार ने बताया है कि गदर 2 फिल्म के हथौड़े की डिजाइन की पिचकारी इस बार मार्केट में खास है, जिसकी कीमत 250 रुपए है। इसके अलावा मोदी पिचकारी की कीमत 310 रुपए और बैग पिचकारी की कीमत 450 रुपए। बारबी पेपा बिग बैन 10 कार्टून कैरेक्टर की बैग पिचकारी मार्केट में बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं पर बाजार में पावरफुल फॉग भी देखे जा सकते हैं। इसमें 1 या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 7 रंग एक साथ उड़ते हैं। यहाँ सूखी होली खेलने वालों के लिए विशेष तौर पर मंगाए गए हैं। युवाओं में इस कलरफुल फॉग सिलेंडर की काफी डिमांड है। जो गुलाल उड़ाने वाला है, ये सिलेंडर 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी में उपलब्ध है। इसकी कीमत 1500 से 2500 रुपए है। इसके साथ ही बच्चों के लिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बाघ, चिंपांजी, गुरिल्ला की शक्ल के मुखौटे मार्केट में मौजूद है। तो ऐसे में अगर आप भी होली खेलने के लिए उत्सुक हैं, तो आप इस तरीके के सामान खरीद करके होली को और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।